अब आप यहां पर देखो, डार्क हॉर्स मतलब जनरली क्या आपके माइंड में आएगा? काला घोड़ा। व्हाइट एलिफेंट आपके माइंड में आएगा सफेद हाथी। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब आएगा सारे रास्तों का जैक। और अ बिग गन मतलब आएगा बड़ी बंदूक। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ये सारे वर्ड्स आपके इडियम्स हैं। इडियम्स मतलब कि आप किन्हीं शब्दों के माध्यम से कोई बात कहना चाहते हो। तो डार्क हॉर्स मतलब ऐसा व्यक्ति जो छुपा रुस्तम हो, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में जानते नहीं हो कोई कुछ, और वो अचानक ऑल सडन अपीयर हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में रवि करके कोई लड़का है, और रवि ने कभी नहीं बताया वो बहुत अच्छा डांसर है। What one day when class teacher announced that you all have to dance and let's see who is the best dancer of the class, and all of a sudden Ravi danced very well. Everybody started clapping for ki wow, what a dancer. So Ravi is the dark horse in our class. He's a great dancer, but he never showed it. You know, so this is the dark horse. छुपा रुस्तम व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में किसी को पता नहीं हो। ऐसे ही व्हाइट एलिफेंट। अब व्हाइट एलिफेंट आपको क्या लगेगा? सफेद हाथी। जी नहीं, सफेद हाथी नहीं, व्हाइट एलिफेंट का मतलब निकल रहा है ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा पैसे खर्च करे। द मैन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, यू नो, इट्स कॉल्ड द व्हाइट एलिफेंट। आपने कहा माय ब्रदर इज अ व्हाइट एलिफेंट, ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, यू नो। तो व्हाइट एलिफेंट उसको कहते हैं जो व्यक्ति ज्यादा पैसे खर्च करता है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, अगर आपको याद हो तो एक प्रोवर्ब हमने पढ़ी थी अभी कुछ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। मास्टर ऑफ नन, इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति को सारे काम थोड़े थोड़े आते हैं वो किसी भी चीज का मास्टर नहीं बन पाता। तो भैया ये आपकी प्रोवर्ब होती है। प्रोवर्ब का हिंदी मतलब होता है कहावत। कहावत जो होती है, प्रोवर्ब जो होती है, वो यूनिवर्सली प्रूव्ड होती है, उसके अंदर एक मैसेज छुपा होता है। लेकिन इडियम्स के अंदर कोई मैसेज छुपा नहीं होता है, ठीक है। जब आपने किसी से बोला ही इज अ डार्क हॉर्स, तो सामने वाला जिसको भी इडियम का मीनिंग पता है वो समझ जाएगा कि छुपा रुस्तम व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कम लोगों को पता है ना। तो ऐसी बात है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन जो है, ये प्रोवर्ब है। जो व्यक्ति सब कुछ जानता है वो किसी भी फील्ड का मास्टर नहीं होता। तो सब कुछ जानने वाले व्यक्ति को कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आपने कहा माय फादर इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसका मतलब ये कि आपके फादर सिंगर भी है, बहुत अच्छे डांसर भी है, बहुत अच्छे स्पीकर भी है, बहुत अच्छा खाना भी पकाते हैं, यू नो, इज अ परफेक्ट मैन। तो उसको कहा जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो इसमें कहावत है कि भाई जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, जो व्यक्ति जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है वो किसी भी चीज का मास्टर नहीं होता। और अगला आपका बिग गन। बिग गन का मतलब होता है बड़ी बंदूक, नहीं, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत बड़ी हस्ती रखता हो उसको कहते हैं बिग गन। मैंने कहा मिस्टर वर्मा ही इज अ बिग गन इन अवर सिटी, यू नो। तो मिस्टर वर्मा जो है हमारे इस शहर में एक बड़ी बंदूक है, बड़ी बंदूक नहीं, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, यू नो। सो दिस इज द थिंग। नाउ ये सारे आपके क्या हो गए? इडियम्स। अब बात करते हैं प्रोवर्ब्स की। तो भाई प्रोवर्ब्स मतलब जो यूनिवर्सली प्रूव्ड हो। मैंने पहली प्रोवर्ब्स तो लिखी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। तो इसके अंदर एक मैसेज क्या छुपा है कि जो व्यक्ति सारी फील्ड का नॉलेज रखता है वो किसी फील्ड में मास्टर नहीं बन पाता है। दूसरी मैंने प्रोवर्ब आपको सभी आप बोलते हो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक उत्तम नीति है, ये भी आपकी प्रोवर्ब है ना। इसके बाद मैंने एक प्रोवर्ब कही, और भी काफी सारी प्रोवर्ब्स हैं। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, where there is a will there is a way, where there is a will there is a way, where there is a will there is a way का मतलब क्या होता है? जहां चाह वहां रहा। where there is a will there is a way। तो ये सारी की सारी आपकी क्या होगी? प्रोवर्ब्स हो गई। तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इडियम्स एंड फ्रेजेस, कोई पूछे आपसे, कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, तो यू कैन एक्सप्लेन दैट कि इडियम्स के अंदर कोई मैसेज या मीनिंग छुपा होता है, लेकिन प्रोवर्ब्स जो होती है इनके अंदर कोई मीनिंगफुल मैसेज छुपा होता है। ये यूनिवर्सली प्रूव्ड होती है, ये एक अच्छी चीज सिखा कर जाती है। मैंने कहा वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां रहा। अरे जहां इच्छा है वहां पर अपने आप रास्ते खुल जाते हैं, है ना। दिस इज द थिंग। चलिए, सो आई एम गोइंग टू टीच यू some of the most important idioms and proverbs. Proverbs I have already teach you, so here I am going to teach you idioms. Okay, चलिए idioms में सबसे पहले एक idiom आप सबने सुना होगा, apple of one's eye। एक सॉन्ग भी है, you are apple of my eye। तो आंखों का एप्पल नहीं, इसको कहते हैं आंखों का तारा, आंखों का तारा होना।
ठीक है, टू बी एप्पल ऑफ वंस आई, जैसे आपने कहा हर बच्चा अपनी मां के आंखों का तारा होता है। एवरी चाइल्ड इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आईज। ठीक है, ओके देखो ये इस सेंटेंस के अंदर आप इसको ध्यान से पढ़ो, आपको इडियम दिखेगा। आओ पढ़ते हैं। एवरी चाइल्ड इज एन एप्पल ऑफ, अब जब आप इसकी हिंदी करोगे कि हर बच्चा एप्पल है अपनी मां की आंखों का। बच्चा मां की आंखों का एप्पल है, डाइजेस्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर कोई गहरा मीनिंग छुपा हुआ है। फिर गूगल करेंगे कि एन एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब आंखों का त्यारा, बहुत ही प्यारा, राज दुलारा, दैट इज द थिंग। ठीक है, चलो एक और एप्पल वाला लगे हाथ ले लो, एप्पल ऑफ वन आई। इसके बाद है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, DISCORD। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो है इसका मतलब होता है झगड़े की जड़। क्या होता है? झगड़े की जड़। इसको कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है भैया, अ बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, अ बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। हिंदी में इसे कहते हैं झगड़े की जड़। झगड़े की जड़, जिसके कारण झगड़ा हो रहा हो। जैसे आपने कहा ही इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। He is the apple of discord. Mr. Sharma is the apple of discord. Mr. Verma is the apple of discord. He always makes quarrel. He always causes quarrel. वो हमेशा झगड़ा करवाते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके कारण क्या हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, उसको कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन या फिर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसको दिमाग में फिट कर लो। तो एप्पल ऑफ वंस आई मतलब क्या होता है? किसी की आंखों का तारा होना। और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है? झगड़े की जड़। दोनों एप्पल याद रखना है, भूलोगे तो नहीं कि भूल जाओगे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो 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 आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगला नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एट द 11th आवर, ये लो भाई एक नया, एट द 11th आवर। इसके लिए एक और होता है इन द नीक ऑफ टाइम। कभी भी एन वक्त पर जब किसी की एंट्री होती है, आखिरी क्षण में, अंतिम समय में। ठीक है, इन द एंड ऑफ द टाइम, अंतिम समय में। तुम हमेशा अंतिम समय में क्यों आते हो यार? यू ऑलवेज कम्स एट द 11th आवर। क्या बोलेंगे? या मैंने कहा शी ऑलवेज कम्स एट द 11th आवर। अब देखो 11th आवर, अब दिन में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। तो 11वें घंटे पर किसी की एंट्री हो रही हो, मतलब कि अंतिम समय, जब समय खत्म होने वाला उस समय पर कोई आता है तो उसको 11th आवर कहते हैं, एट द 11th आवर। तुमने मुझे अंतिम समय में कॉल किया, यू कॉल्ड मी एट द 11th आवर। यू कॉल्ड मी एट द 11th आवर। बोलकर देखो, तुमने मुझे अंतिम समय में कॉल किया, यू कॉल्ड मी एट द 11th आवर। अ लेम एक्सक्यूज, अ लेम एक्सक्यूज। अ लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है झूठा बहाना। ठीक है, टू स्पीक अ लाई, झूठ बोलना, झूठे बहाने बनाना, दैट्स कॉल्ड द लेम एक्सक्यूज। डोंट गिव मी अ लेम एक्सक्यूज, आई नो वेयर यू हैव टू गो। मुझे झूठे बहाने मत बनाओ, मुझे पता है आपको कहां जाना है। सो डोंट गिव मी लेम एक्सक्यूजेस, डोंट गिव मी अ लेम एक्सक्यूज। कम ऑन, डोंट गिव मी अ लेम एक्सक्यूज। मुझे झूठे बहाने मत दो।
आई नो व्हाट टू डू, आई नो वेयर यू आर गोइंग। तो अ लेम एक्सक्यूज मतलब क्या होता है, झूठे बहाने बनाना। ठीक है, चलो अब थोड़ा तेजी से पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे पढ़ने हैं, अगर एक एक को हम इतना टाइम देंगे तो हो गया काम। सेंटेंस आप बनाना, जो इसका नहीं बनाते बने मुझसे पूछना। चलो अगला आपका देखो, अ स्लिप ऑफ टंग। अ स्लिप ऑफ टंग, TONGUE, टंग, अ स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, अब एक काम करो, एक और लिख लो, अ स्लिप ऑफ पेन। अब इनका दोनों का मतलब आप समझो। इट वॉज अ स्लीप ऑफ टंग, प्लीज फॉरगिव मी। अ स्लीप ऑफ टंग का मतलब क्या होता है, गलती से कुछ बोल देना। टू स्पीक समथिंग रॉन्ग बाय मिस्टेक। ठीक है, टू स्पीक समथिंग रॉन्ग बाय मिस्टेक, गलती से कुछ गलत बोल देना, दैट्स कॉल्ड अ स्लीप ऑफ टंग। आपने किसी से कहा प्लीज फॉरगिव मी, इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, माय इंटेंशन वाज नॉट टू हर्ट यू, यू नो इट वाज सिंपली अ स्लिप ऑफ टंग। ये वो सिर्फ एक स्लिप ऑफ टंग था, जबान फिसल गई यार, है ना। दैट इज अ स्लिप ऑफ पेन का मतलब होता है टू राइट समथिंग रॉन्ग। ठीक है, बाय मिस्टेक, गलती से कुछ गलत लिख देना, इसको कहते हैं स्लिप ऑफ पेन। जैसे मान लो ए ऑथर हैज रिटन अ बुक and he has given some controversial topics there, and now the people went against him, you know, so he just apologized publicly and said that it was a slip of pen, my intention was not to hurt anyone, है ना, मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं था, so it was a slip of pen। ये किसकी गलती थी, लिखने में गलती हो गई भाई, है ना, that is okay। सो अ स्लिप ऑफ पेन, अ स्लिप ऑफ टंग, ये दोनों हमारे हो गए। इसके बाद है नेक्स्ट आपका, अगला लिखो, अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास। अरे घास में सांप होता है तो दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता, तो इसको कहते हैं आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप किसको कहते हैं, अ man who is going to cheat us, वो आदमी जो हमें धोखा देने वाला हो उसको कहते हैं आस्तीन का सांप। ट्रेटर, गद्दार जो होता है, ठीक है ना, तो उसको गद्दार को कहा जाता है स्नेक इन द ग्रास। ही इज अ स्नेक इन द ग्रास, स्टे अवे फ्रॉम हिम, दूर रहो उससे। ही इज अ स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, वो घास में सांप के समान है, मतलब आस्तीन का सांप है वो। नेक्स्ट, एड फ्यूल टू फायर, ये वर्ब की तरह काम करता है। एड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब होता है आग में घी डालना। आग में घी डालना, तो आग में घी डालना कहां यूज होता है बताओ, जब कोई मैटर जो है ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन उसको और ज्यादा बड़ा बना देना, है ना। तो आप क्या कहोगे, प्लीज डोंट एड फ्यूल टू फायर, कृपया आग में घी ना डालें। क्या बोलोगे, प्लीज डोंट एड फ्यूल टू फायर, प्लीज डोंट एड फ्यूल टू फायर। प्लीज डोंट एड फ्यूल टू फायर का मतलब क्या होगा, कृपया आग में घी ना डालें। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम द पीपल हु ट्राई टू एड फ्यूल इन द फायर, ऐसे लोगों से दूर रहो जो आग में घी डालने का काम करता है। रवि ही ऑलवेज ट्राइज टू एड फ्यूल टू फायर, रवि हमेशा आग में घी डालने का काम करता है, उससे दूर ही रहो। ठीक है। हाँ, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना, जैसे देखो यहां पर एड लिखा है, अब आपने मान लो इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करना है, तो आप क्या कहोगे कि शी इज एडिंग फ्यूल टू फायर। ये देखो इसमें एडिंग क्यों कर दिया आपने, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर रहे हो, ठीक है ना। परफेक्ट में यूज करोगे तो शी हैज एडेड फ्यूल टू फायर, ऐसा हो जाएगा। तो टेंस के अकॉर्डिंग ये जिसके आगे टू लगा दूं मैं, टू एड फ्यूल टू फायर मतलब होता है आग में घी डालने, वर्ब की तरह काम करेगा। जब ये वर्ब की तरह काम करेगा तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली जो भी है देख सकते हैं। चलो अगला देखो, बेड ऑफ रोजेस।
बेड ऑफ रोजेस मतलब होता है फूलों की सैया, या आपकी भाषा में कहें आसान काम, बेड ऑफ रोजेस। मैंने कहा भैया क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक द जॉब ऑफ ए आईएएस ऑफिसर इज अ बेड ऑफ रोजेस? क्या लगता है एक आईएएस ऑफिसर का जॉब होता है वो बेड ऑफ रोजेस होता है, फूलों की सैया होता है, बस जाके आराम से बैठ जाओ? जी नहीं, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये बेड ऑफ रोजेस नहीं होता है, इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यू नो, जिम्मेदारी का काम होता है, जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है, ऑनेस्टी के साथ हर एक चीज को करना पड़ता है। मैं आपको ज्यादा नहीं 10 15 20 पढ़ा रहा हूं, बाकी के सारे ग्रुप में भिजवा दूंगा मैं, तो आप उनको पढ़ लेना वहां से, है ना। और कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो फिर मुझे बताना। चलो, टीचिंग इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, वेरी गुड, सदक ने सही लिखा है, टीचिंग इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। टीचिंग कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है कि हर कोई कर ले भाई, टीचिंग करने के लिए उस लेवल पर तपना पड़ता है, तो टीचिंग इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है ना। चलो वेरी गुड, अगला देखो, बैग एंड बैगेजेस, अच्छा है ये भी याद रखो, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर। अब बोरिया बिस्तर मतलब समझते हो, सब कुछ घर में जितना भी सामान होता है उसको सबको कहते हैं बैग एंड बैगेजेस। व्हेन वी शिफ्ट टू अनदर प्लेस देन वी गो विद बैग एंड बैगेजेस। जब हम कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं तो हम पूरा बोरिया बिस्तर लेकर जाते हैं। ऐसा थोड़ी कि भाई आपने सिर्फ अपना एक शर्ट लिया, पैंट लिया और जाकर शिफ्ट हो गए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो उसको कहा जाता है बैग एंड बैगेजेस। अगला है बर्ड्स आई व्यू, मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना, बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू, पक्षी की आंख का व्यू मतलब होती है सरसरी निगाह से देखना। जस्ट गिव अ सिंपल वॉच। जब किसी चीज को बस थोड़ा सा एक सरसरी निगाह से ऐसा देख लिया, पूरा ध्यान से देखा, तो उसको कहा जाता है बर्ड्स आई व्यू। क्या बोला जाता है? वर्ड्स आई व्यू। मैंने कहा कि आई जस्ट हैव अ वर्ड्स आई व्यू टू द क्वेश्चन पेपर एंड स्टार्टेड सॉल्विंग। मैंने जस्ट सरसरी निगाह से क्वेश्चन पेपर को देखा और सॉल्व करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बिट अबाउट द बुश। ये भी वर्ब है आपकी। टू बिट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, घुमा फिरा के बातें करना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को घुमा फिरा के बातें करते हैं। घुमा फिरा कैसे बातें करते हैं पता है? अरे वो क्या हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा, तो आप क्या बोले? प्लीज डोंट बिट अबाउट द बुश, आई नो व्हाट इज ट्रुथ। घुमा फिरा के बातें मत करो, मुझे पता है क्या सच्चाई है। डोंट बीट अबाउट द बुश, आई नो व्हाट इज ट्रुथ। एग्जाम्पल देख लो, डोंट बीट अबाउट द बुश, डोंट बीट अबाउट द बुश, आई नो व्हाट इज ट्रुथ, आई नो व्हाट ट्रुथ इज, आई नो व्हाट ट्रुथ इज। डोंट बीट अबाउट द बुश, डोंट बीट अबाउट द बुश मतलब घुमा फिरा के बातें मत करो। यू आर ट्राइंग टू बीट अबाउट द बुश, तुम घुमा फिरा के बातें करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू बीट अबाउट द बुश, डोंट ट्राई टू बीट अबाउट द बुश बिफोर मी। मेरे सामने घुमा फिरा के बात करने की कोशिश मत करो, यू नो। तो इस तरीके से बीट अबाउट द बुश मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, यही वर्ब है। इसके बाद अगला है कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, कैट्स एंड डॉग्स लाइफ का मतलब होता है कुत्ते बिल्लियों का जीवन, मतलब कलहपूर्ण जीवन। ऐसा जीवन जिसमें कलह हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, झगड़े हो रहे हो, परेशानियां आ रही है, उसको कहा जाता है कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। मैंने कहा हिज लाइफ इज कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, ही ऑलवेज कीप फाइटिंग विद हिज फैमिली मेंबर्स, है ना। उसकी लाइफ कैसी है भाई? कैट्स एंड डॉग्स लाइफ है। वो हमेशा अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में झगड़ा करते रहता है, तो उसकी लाइफ कैसी है? कैट्स एंड डॉग्स लाइफ है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, कैशल इन द एयर, हवाई किले बनाना, ये तो आप सबको पता ही है। कॉक एंड बुल स्टोरी, चलो मैं लिख देता हूं फटाफट।
कैसल इन द एयर मतलब क्या होता है, हवाई किले बनाना, ठीक है। दूसरा है कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब होती है मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत कहानी। जैसे मैंने कहा डोंट ट्राई टू मेक कैसल इन द एयर, डोंट ट्राई टू मेक कैसल इन द एयर मतलब हवाई किले बनाने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। ही ऑलवेज मेक्स कैसल इन द एयर, वो हमेशा हवाई किले बनाते रहता है और कुछ नहीं करता, वो सोचते रहता है ये कर लूंगा ये कर लूंगा ये कर लूंगा ये हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं उससे। ऐसे देखो कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है, मनगढ़ंत कहानी। मैंने कहा दिस इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी, दिस इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी, देयर इज नथिंग ट्रू हियर, यहां कुछ भी सच्चाई नहीं है, दिस इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी, ये कॉक एंड बुल स्टोरी है, यहां पर कुछ भी सच्चाई नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका वर्क करता है। चलो बाकी का आप कल देखते हैं अपन, अभी तो आप प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी